गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। चलिए तो पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का डिस्कशन होना है और आज सेट नंबर आपका 43 है। तो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं और आते हैं पॉलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। पॉलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण कौन सा है? लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण कौन सा है, ये बताना है। ये बताना है, बताइए क्या होगा। तो आते हैं क्वेश्चन, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। बुनियादी लक्षण कौन सा है? संवैधानिक गारंटी है। संवैधानिक गारंटी है, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकारों में संवैधानिक गारंटी होना जरूरी होता है। ठीक है, ये तो आपका बुनियादी लक्षण है। ये आपका बुनियादी लक्षण है। ठीक है, संविधान गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक उपलब्धता, सार्वभौमिक उपलब्धता आजकल कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर लोकतांत्रिक देश में आपको सार्वजनिक उपलब्धता देखने को मिलेगा ही। ठीक है, न्यायिक संरक्षण, न्यायिक संरक्षण भी है। जैसे कि लोकतांत्रिक अधिकार में जो अधिकार दिया जाता है उसका जो संरक्षक है वो कौन होता है? न्यायालय ही होता है। ठीक है, और ये समय समय पर जांच करते रहता है क्या सही है क्या गलत है, तो न्यायिक संरक्षण आपका होगा। ठीक है, ये दोनों कंफर्म होगा। लेकिन सार्वभौमिक उपलब्धता की बात करें तो ये आप कहीं देखेंगे, कहीं किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं देखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है, ये पूछा गया है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है, ये पूछा गया है। बताइए। कौन सा हो जाएगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। वयस्क मताधिकार की बात करें तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वयस्क मताधिकार है, ये आपको बताना है। उसके बाद वयस्क मताधिकार जो है ये आपका 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन, और ये हमारा एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, या आप राजनीतिक भी कह सकते हैं, अधिकार है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कौन सा संशोधन है? 61वां संवैधानिक संशोधन है, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 326 अजीत आर्या, बिल्कुल सही है। कौन सा है? अनुच्छेद 326 है। अनुच्छेद 326 आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 326, ठीक है, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 326। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? सत्ता की साझेदारी की प्रथा किस देश में नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। क्या क्या है ऑप्शन? अमेरिका है, उत्तर कोरिया है, जापान है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। सत्ता की साझेदारी की प्रथा किस देश में नहीं है? तो उत्तर कोरिया ही होगा। कौन सा होगा? उत्तर कोरिया ही होगा। कौन है वहां पे? वहां के शासक कौन है? किंग जॉन उन है। किंग जॉन उन है। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बस एक ही पार्टी है और उन्हीं की पीढ़ी जो है वही सरकार चलाते आती है, और वर्तमान में कौन है? किंग जोंग है। किंग जोंग जो बहुत ही क्रूर शासक भी है। चलिए आगे
क्वेश्चन नंबर 114, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया है? गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश कौन है? फ्रांस है, डेनमार्क है, अमेरिका है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं। गर्भपात की व्यवस्था हमारे देश में भी है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में ही हमारे देश में गर्भपात किया जा सकता है। ठीक है, कुछ विशेष कंडीशन में ही किया जा सकता है, लेकिन अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश कौन बना, ये आपको बताना है। और इसमें क्या किया गया? गर्भपात कराना स्त्री का अधिकार है, ये अधिकार उसको दिया गया था। ठीक है, ये अधिकार उसको दिया गया है, 1958 में ही दिया गया, 1958 में ही ये अधिकार दिया गया था। और कहाँ का है? तो फ्रांस का। कहाँ? फ्रांस में दिया गया था, फ्रांस में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत में भी है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में है, ऐसे आप गर्भपात नहीं करवा सकते हैं। गर्भपात कराना कानूनी रूप से जुर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? साम्राज्यवाद का विशेषता कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या क्या है? उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, साम्राज्यवाद का ये कभी नहीं है। पूंजीवाद और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अस्वीकृति, नहीं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? उपनिवेश स्थापित करना और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा होना। ठीक है, चलिए तो आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपनिवेश स्थापित करना। अच्छा, उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश की अगर हम बात करें, उपनिवेश क्या होता है? तो उपनिवेश होता है जब कोई बाहरी देश किसी देश पर वहां की जनता का जो शासन हो जाता है, ठीक है, और वहां की आर्थिक स्थिति हो जाती, राजनीतिक स्थिति हो जाती, सभी पर अगर वो अपना अधिकार जमाने लगे, अपना अधिकार करने लगे, अपने हिसाब से चलाने लगे, तो वो क्या हो जाता है? वो उपनिवेश बन जाता है। वो देश क्या हो जाता है? उपनिवेश बन जाता है, यानी आर्थिक सामाजिक सारे रूप से नियंत्रण किसी और देश का हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? उपनिवेश हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हुआ? ए। उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा ही क्या है? साम्राज्यवाद की विशेषता है। साम्राज्यवाद की विशेषता है। दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। साम्राज्यवाद में क्या है? जगह जगह उपनिवेश स्थापित करना, हर देश को अपने अंदर लेकर उसे अपना उपनिवेश बनाना, यानी कि कहें तो प्रदेशों का विस्तार करने का जो इच्छा होता है वो साम्राज्यवाद में आ जाएगा। और उपनिवेश क्या है? पूरी तरीके से आर्थिक सामाजिक जो भी अधिकार है वो अपने नियंत्रण में ले लेना ही क्या है? मतलब वहां पर एक अधिकार स्थापित कर लेना अपना ही उपनिवेश कहलाता है। 116, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, के महासचिव का नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? प्रथम कौन थे? तो प्रथम ट्रिगवैली थे। प्रथम कौन थे? प्रथम आपके ट्रिगवैली थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रथम कौन थे? ट्रिगवैली थे। प्रथम कौन? ट्रिगवैली थे। कहाँ के? नॉर्वे के। कहाँ के? नॉर्वे के थे। नॉर्वे के थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान की अगर हम बात करेंगे, एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस है। ये कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। आंसर क्या होगा? 116 का सी सही आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत कौन सा देश आएगा, ये बताना है। स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और स्विट्जरलैंड। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अमेरिका में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी आपका एक साथ आने वाला संघ है। ठीक है, भारत क्या है? भारत क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। आप पढ़ते हैं हमारे संविधान का अनुच्छेद प्रथम ही कहता है कि भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है,
राज्यों का एक संघ है। इसमें स्वतंत्र रूप से अलग अलग राज्य नहीं है, बल्कि सारे राज्य एक साथ इसमें होते हैं, सारे राज्य इसमें एक साथ हैं। ठीक है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। भारत के संविधान के अनुसार, जो भारत राज्यों का संघ है, इसके अनुसार कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता स्वतंत्र होकर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत, तो अलग अलग स्वतंत्र राज्य शामिल होकर एक मतलब एक देश का, एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। 118 कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है? क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। आसियान है, सार्क है, इकोवास है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं है। क्षेत्रीय संगठन कौन सा है ये बताना है। चलिए, पहला क्या है? आसियान। पहला क्या है? आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ? आसियान का मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ पे? जकार्ता। इसमें 11वें सदस्य के रूप में किसे स्वीकृति मिली है? तिमोर लेस्ते को स्वीकृति इसमें मिल गया है 11वें सदस्य के रूप में। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जकार्ता। जकार्ता। ठीक है, टोटल 11 सदस्य, अभी 11वां सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को स्वीकृति मिली ही है। उसके बाद आपका क्या है? सार्क है। सार्क जो दक्षेश होता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। काठमांडू। ये भी आपका क्या है? ये भी एक आर्थिक, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन ही है। उसके बाद है इकोवास। इकोवास का मुख्यालय कहाँ है? इकोवास का मुख्यालय अबूजा है। कहाँ? अबूजा। इकोवास का मुख्यालय कहाँ? अबूजा है। अबूजा। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 119 बेंथम के लिए कौन सा सुख और दुख को मापने का मापदंड नहीं, यानी मानदंड नहीं था? कौन सा नहीं था ये पूछा गया है। अवधि है, निकटता है, उपलब्धता है, अवधि, अवधि है, निकटता, निकटता, उपलब्धता, उपलब्धता, निश्चितता, निश्चितता। ठीक है, उसके बाद तीव्रता है, पवित्रता है, ये सभी है। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंथम ने ही कहा था कि जो चीजें सुख प्रदान करती है वो चीजें अच्छी है और उपयोगी है। बेंथम के द्वारा ही क्या कहा गया? बेंथम के द्वारा ही कहा गया जो चीजें सुख प्रदान करती है। बेंथम ने ही कहा था, बेंथम ने ही कहा था जो चीजें सुख प्रदान करती है, जो चीजें सुख प्रदान करे, सुख प्रदान करे, सुख प्रदान करे, वो क्या है? वो अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है, और वो अच्छी है और उपयोगी है। वो अच्छी है और क्या है? उपयोगी है। ठीक है, और जो सुख प्रदान ना करे वो खराब है, वो अनुपयोगी है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। नहीं पूछा है तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर तब ई हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 120। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई। रूसी क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यानी प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ठीक है, सिंपल सा लाइन यही है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया नारा था? किस आंदोलन के दौरान दिया गया नारा था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जिस समय चल रहा था उस समय यह नारा दिया गया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ठीक है, और अमेरिका को स्वतंत्रता मिली कब? 4 जुलाई को मिली है। 4 जुलाई को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, और यह आंदोलन चला कब से कब था? 1775 से लेकर 83 तक चला था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी।
ठीक है, आंसर हो जाएगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया इसमें? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, तो कर नहीं, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति के समय क्या नारा दिया गया था? फ्रांस की क्रांति के समय आपका स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी। कौन मुख्य विशेषता नहीं था? अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान इसमें था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए जाएंगे। अच्छा, इसमें और क्या था? रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसमें थी। ठीक है, रिजर्व बैंक का स्थापना के बारे में भी इसमें चर्चा की गई थी। हाँ, अवशिष्ट विषय नहीं होगा। चलिए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त, केंद्रों में द्वैध शासन। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए जाएंगे, ये नहीं। अवशिष्ट विषय केंद्र के पास रहता है अभी भी। ठीक है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी आपका हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है? नहीं है कौन? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर आपका इसी से लिया गया है हमारे संविधान में। 122 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाई कोर्ट किस रीट को जारी करेगा? परमादेश, अधिकार इच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसको जारी करेगा? रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चलिए, परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से इसमें पूछा जाता है, किस अधिकार से। बंधी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? आपके पास शरीर है, ठीक है, आप सशरीर उपस्थित हो। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा करता है जारी? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ही जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसे जाने आने का समय छोड़कर 24 घंटा के अंदर क्या करना होता है? अपने जो समीप में न्यायालय होता है वहां पे पेश करना होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आपके पास शरीर है, 100 शरीर आपको उपस्थित होना है, 100 शरीर उपस्थित होना है। ठीक है, और एक होता है प्रतिषेध। आपका प्रतिषेध का मतलब होता है क्या? रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। और एक आपका उत्प्रेषण होता है, जिसका मतलब होता है सूचना देना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट। ठीक है, वो क्या होता है? प्रमाणित या सूचना देना, उत्प्रेषण। चलिए, उत्प्रेषण प्रमाणित या सूचना देना, प्रमाणित या सूचना देना, सूचना देना। ठीक है, सूचना देना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 123। भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव। ये क्या है? एक नौकरी वाले के लिए भी होता है, ये क्या है? हाँ, किस अधिकार से आप किसी पद पर कार्य कर रहे हैं, ये भी पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा। चलिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? चलिए, राज्य में अनेक धर्म है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है।
भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का सही भाव पूछा गया है, मतलब एकदम करेक्ट मीनिंग, मतलब एकदम करेक्ट मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, आपको वो बताना है सही रूप से क्या हो जाएगा, ठीक है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से आजादी है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। आंसर क्या होगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है, 380 है, 51 है, 60 है। 60 में क्या है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, 60 में क्या है, 60 में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है, ठीक है। और विदेश नीति किसमें है, तो विदेश नीति जब 36 से लेकर 51 तक आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे, 36 से 51 तक में है ना, कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, तो इसमें आपको अनुच्छेद 51 में क्या मिलेगा, अनुच्छेद 51 में आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था मिल जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, व्यवस्था की शांति व्यवस्था जो किया गया है वो अनुच्छेद 51 में ही किया गया है। 50 में क्या है, 50 में आपका है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, क्या है 50 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, समता का अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, स्वतंत्रता का अधिकार का। धन का केंद्रीकरण करने से मना किया गया है, धन का केंद्रीकरण करने से मना किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 है आपका, अनुच्छेद 39 आप पढ़ते होंगे, धन का समान वितरण है ना, धन का समान वितरण ये आप पढ़ते होंगे, अनुच्छेद 39 में इसका व्यवस्था है और 39 के सी में इसका व्यवस्था है, ठीक है। तो अब 39 किस में आएगा, 39 आपका किस में आएगा, तो 39 आपका आएगा किस में, नीति निर्देशक तत्व में आएगा, जो कि आयरलैंड से है, भाग 4 में है, बिल्कुल सही। कहां से, नीति निर्देशक तत्व से। आंसर क्या होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में धन का केंद्रीकरण के उल्लंघन की चर्चा की गई है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपका कौन सा है, अनुच्छेद है आपका 39 का सी, कौन सा है, 39 का सी है, सी, ठीक है, क्लियर है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, कानून का सामान्य संरक्षण, 14 से 18 आपका समता का अधिकार है, आप पढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से लेकर 22 तक है, ये 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है। 126 भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है, कल ही बताए हैं, कौन देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देता है, ठीक है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 इसकी चर्चा करता है, अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा है, महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति करने वाले कौन है, राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं, यानी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटाते हैं। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है, क्लियर है। संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। 127 कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, एकांतिक मतलब एकाधिकार वाला जो शक्ति होता है, ठीक है।
नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है। आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति है। ठीक है, राज्यसभा का एकाधिकार की बात की गई है, किसमें होगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी करने का अधिकार किसका है? तो वो किसका है? राज्यसभा का ही है, राज्यसभा का ही है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव भी सबसे पहले कहां आएगा? तो वो कहां पे आएगा? सबसे पहले राज्यसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाएगा। हाँ, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को अधिकार नहीं है। ठीक है, बस 14 दिन इनके पास होता है। 14 दिन के बाद वो स्वतः पारित समझा जाता है, स्वतः पारित वो समझा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय। हाँ, अखिल भारतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में, अनुच्छेद 249 में टोटल जो सदस्य होते हैं उसमें से अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो आपका अखिल भारतीय का सृजन हो जाएगा, अखिल भारतीय का गठन कर दिया जाएगा, अखिल भारतीय का गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हुआ? ए सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और राज्यसभा को इसमें भी अधिकार है कि अगर कोई कानून की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, ठीक है, राज्य सूची पर किसी विषय पर कानून बना सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 3 कथन है आपके पास, बताइए कौन सा एक सही है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 128। चलिए, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा संवैधानिक संशोधन है? 7वां संवैधानिक संशोधन है। कौन सा है? 7वां संवैधानिक संशोधन है। बिल्कुल सही बात है, एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नहीं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये लाइन तो सही है, लेकिन ऊपर वाला क्या था? गलत था। आगे है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऐसे इनका कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष का होता है। तो ए और सी आपका क्या है? सही है। बी आपका गलत है। पूछा क्या है? कौन सा सही है? दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा? एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ए और सी सही है। क्लियर है? चलिए आगे चलें। राष्ट्रपति के बारे ये क्या है? राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में राज्यपाल की चर्चा है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा? 129 भारत में
न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसका है? न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, ठीक है, उसकी समीक्षा करना, ठीक है, उसकी समीक्षा करके देखना कि क्या ये किसी भी तरीके के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं करता है, ठीक है, यानी ये भारत की जनता के लिए, भारत की जनता के अधिकार को उससे छीनने का कार्य तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कौन? न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसके पास है? न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसके पास है, ये आपसे पूछा गया है। हम राज्यपाल पूछे किस अनुच्छेद में है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, समस्त न्यायालय या एक से अधिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा, बी, दोनों के पास ये शक्ति है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शी न्यायालय भी है, यानी परामर्श कौन लेगा? राष्ट्रपति परामर्श लेने का काम करते हैं, है ना। हाँ, मानना ना मानना ये उनके मन पे डिपेंड करता है, ये उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर वो मानना चाहें तो मान सकते हैं, अगर नहीं मानना चाहें तो नहीं मानेंगे। 153 में राज्यपाल है, 153 में राज्यपाल है, ठीक है, 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 130, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसका स्थानांतरण जो होता है के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अभिदेशन किया जाएगा? स्थानांतरण के लिए और उसकी नियुक्ति के लिए, ठीक है। जो सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, जो परामर्श करते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है ये आपको बताना है। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है ये बताना है। 143 में है और 143 के खंड 1 में है, 143 के खंड 1 में है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 143 का ए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, ठीक है, परामर्श कर सकते हैं न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए भी और स्थानांतरण के लिए भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी, ठीक है। अनुच्छेद 143 का खंड 1। 131 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? लूसेंट का सवाल है। चलिए, अब जहां जहां पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, वहां तो एक ही चीज होगा ना, कुछ क्वेश्चन अलग हो सकता है, बाकी जो कॉमन क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन, वो तो सब जगह होना ही होना है। लूसेंट हो, एनसीईआरटी हो, महेश बर्णवाल हो, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का हो। खाने वाला नहीं, पानी पीने वाला है, पीना है। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? अनुच्छेद 263 में है। किसमें? अनुच्छेद 263 में है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 263 इसका सही आंसर हो जाएगा। 263। 132 सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित है उसे करने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसका गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1983 में। कब? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी, बिल्कुल सी। सबका है, पीके है, पूजा है, राजकुमार है, अजीत है, श्वेता है, सबका सी है। 133 भारत के निर्वाचन आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है? निर्वाचन आयोग के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, बताइए। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं।
वर्तमान में 3 सदस्य आयोग है, पहले 1 सदस्य आयोग ही था, वर्तमान में 3 सदस्य आयोग है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को पार्टी का दर्जा देना, ठीक है, उसे चुनाव चिन्ह देना, आचार संहिता लागू करना। ये सभी किसका काम है? ये सभी काम आपका निर्वाचन आयोग का ही है, निर्वाचन आयोग का ही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करना बिल्कुल गलत है, ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। होता यह है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। जो सदस्य होते हैं लोकसभा में उसी में से एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है और वो अपने पद के लिए शपथ भी नहीं लेते हैं, शपथ भी उनका सदस्य के रूप में ही होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। दूसरा लाइन इसी में है, राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो एक क्या हुआ आपका? एक आपका हो गया गलत। दूसरा है नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना। नगर पालिका और नगर निगम के लिए निर्वाचन आयोग नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, राज्य के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये भी कथन क्या हुआ आपका? गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तीसरा है निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवाद का निर्णय, निर्वाचन से संबंधित जो भी संदेह और जो भी विवाद होगा, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा, ना कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना, ना कि विवाद का निपटारा करना। ठीक है, ना कि विवाद का निपटारा करना। तो तीनों गलत है, कौन सा सही है? तो कोई सही नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, हाँ, अब ई सबका आंसर आने लगा है। चलिए आगे 134, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? एक राज्य एक चुनाव कहने का मतलब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा, ठीक है, और एक साथ ही सभी राज्य में सरकारें बनेगी। अगर एक राज्य एक चुनाव आपका लागू होता है तो फिर किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा? टोटल किस अनुच्छेद में करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 134 क्या क्या है? 83 है, 172 है, 356 है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई भी नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, तो 83 हो गया, 85 हो गया, 172 हो गया, 174 हो गया और 356 हो गया, और 356 हो गया। ठीक है, इस सभी अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, इस सभी में संशोधन में आवश्यकता पड़ेगी। 83 तो है ही, उसके साथ 85 भी हो जाएगा, 172 है, 174 भी हो जाएगा और 356 भी है, 356 भी है। तो आंसर क्या होगा? इस पांचों में जरूरत पड़ेगी, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक, इस सब में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, इस सब में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 135 संविधान की 8वीं अनुसूची 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी? हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? हमारे संविधान में 12 अनुसूची का वर्णन है। मूल रूप से कितना था? तो मूल रूप से कितना था? मूल रूप से 8 अनुसूची थी, बाद में और जोड़ा गया, वर्तमान में 12 है। 8वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? भाषा का वर्णन है, भाषा का वर्णन है। ठीक है, पहले 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा का उल्लेख है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया।
15वीं भाषा के रूप में सिंधी है। 16वीं, 17वीं और 18वीं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा है, हाँ, जिसे कि नमक शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं। उसके बाद बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली कौन सा हो जाएगा? 71वां है ना, 71वां के द्वारा नमक जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सी। अच्छा, 22 भाषा याद है? हाँ, ट्रिक नमक है। और जो बाद में 92 संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो आपका क्या था? बोर्ड मास था। क्या? बोर्ड मास था। ये ट्रिक है आपका बोर्ड मास। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है, 4 भाषा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 136। उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा? ठीक है, यानी निम्न सदन यानी कि लोकसभा के द्वारा विधेयक को भेजा गया है, ठीक है, संशोधन करके उच्च सदन के पास, और उच्च सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया है, तब क्या होगा ये पूछा गया है। तब क्या होगा? बदमाश नहीं, बोर्डमास। मैथ के लिए पढ़ते थे ना बचपन में, वो बोर्डमास है, बदमाश नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 136। उस स्थिति में जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो उस समय तो विधेयक क्या होगा? अंतिम रूप से ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के तहत ये तब बुलाया जाता है जब कोई बहुत काफी समय से लंबित विधेयक हो, ठीक है, या दोनों सदन की सहमति उस पर नहीं बन रही हो, तब बुलाया जाता है। लेकिन एक यहाँ पे क्या है, एक सदन पारित करके भेज चुका है और दूसरा सदन इसे अस्वीकार करा है। ठीक है, तो विधेयक क्या होगा? अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। 137 किसका सुमेल सही है? कौन सा सही है ये बताना है। 17 में न्याय के समक्ष समानता है। 78 में संसद का गठन है। 352 में आपात स्थिति की घोषणा है। आपात स्थिति की घोषणा है। बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है आपका छुआछूत का अंत और अस्पृश्यता का अंत। चलिए, ये गलत हुआ। 17 में छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत है। 79 में संसद है। संसद किस में है? 79 में है, ये भी गलत है। 352 में आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सी 352 सही आंसर हो जाएगा। 352 सही आंसर हो जाएगा। 352 में कौन सा आपात है? अच्छा, ओ और ए साइलेंट हो जाता है, इसीलिए बदमाश याद की है। चलिए, बदमाश हो बोर्ड मास हो क्या ही फर्क पड़ता है क्या? बस याद होना चाहिए। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। ठीक है, 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसका सी सही आंसर होगा। हाँ, सरला बिल्कुल सही है। सरला, सौ से हो गया संसद, रौ से राज्यसभा और लौ से लोकसभा। 79, 80 और 81। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। 138 किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यदि क्या होगा? तो क्षेत्रीय दल दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय दल के बारे में कहा गया है, ना कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में कहा गया है। तो बताना है क्या हो जाएगा।
क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता। चलिए, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता हो। 4 नहीं, अगर यहाँ 3% रहता या 3 सीट होता, ठीक है, तो हो सकता था। ये आपका गलत हो गया। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो या राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीट पर विजय प्राप्त हो। ये भी आपका नहीं होगा। वह राज्य में या तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय पार्टी के लिए। ये आपका, वाह, आ जाइए जगह पे। तो ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा या तो लोकसभा में या विधानसभा चुनाव में कितना वोट होना चाहिए, 8% वोट होना चाहिए। या फिर एक कंडीशन क्या है, लोकसभा में या विधानसभा में 3% वोट होना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा में कितना, 3% वोट होना चाहिए। और कितना सीट होना चाहिए, तो सीट 3 होना चाहिए। सीट कितनी, सीट भी 3 होना चाहिए। 3 सीट और 3% वोट होना चाहिए, या 8% वोट होना चाहिए। 8% वोट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और लोकसभा में आपका 6% जो वोट है, 6% वोट में कितना सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए। 2 सीट नहीं, 1 सीट चाहिए। 6% वोट लोकसभा में और 1 सीट, ठीक है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें लोकसभा में 6% और वोट आपका ये सीट आपका 1। लोकसभा में 6% वोट है ना, विधानसभा नहीं होगा। 6% वोट चाहिए और सीट कितना चाहिए, 1 सीट चाहिए। 1 सीट चाहिए, तो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत के संबंध में संबंधित मतलब सही नहीं है, संबंधित नहीं है, कौन? साफ साफ दिख रहा है कौन? चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करता है, बिल्कुल सही है। संशोधन 74वां संवैधानिक संशोधन है, नहीं। ये किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और पंचायत से कौन सा है, तो 73वां संवैधानिक संशोधन है। 73वां संवैधानिक संशोधन है। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। बी सही नहीं है। बाकी 73वां संवैधानिक संशोधन है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और उसके बाद आपका अनुसूची 11 पंचायत से ही है, भाग 9 पंचायत से ही है। क्लियर है। आंसर क्या होगा, बी सही आंसर होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 140, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से। हाँ, मिठाई लेके आइएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। 3 स्तर पे, अधिकतर बलवंत राय मेहता समिति का 3 स्तर पर ही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी बिल्कुल सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये जो कुछ सांसद वाला कॉन्सेप्ट है, ये कुछ राज्य के लिए ही है। किसी किसी राज्य में कुछ सांसद होते हैं, नहीं तो इसमें सांसद शामिल नहीं होते हैं। तो सी तो आपका क्या है, गलत है। ये बस कुछ के लिए सही है। हाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ए और बी आपका क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाँ, सबका है डी, बिल्कुल सही है। 141, पंचायती राज पर निम्न
समितियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार सजाइए, काल क्रमानुसार सजाइए। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत की बात करता है, 2 स्तरीय पंचायत की बात करता है, ठीक है। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायत की बात करता है, 3 स्तरीय पंचायत की बात करता है। एल.एम. सिंघवी समिति ये जो है संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा की बात करता है। एल.एम. सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा की बात किया और 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत, 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दे दिया गया था, पंचायती राज का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। और जे.बी.के. राव समिति ये आर्थिक और वित्तीय पंचायत के लिए आर्थिक और वित्तीय मामलों की संतुति करता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों की संतुति करता है, ठीक है। जे.बी.के. राव समिति, अब ये कब कब का है ये आपको बताना है। लिखिए, अशोक मेहता समिति कब का है, बलवंत राय मेहता समिति कब का है, एल.एम. सिंघवी समिति कब का है और जे.बी.के. राव समिति कब का है, ये लिखना है। अशोक मेहता समिति कब का है, 1977 का है, कब का, 1977 का हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 का हो जाएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957 का हो जाएगा, 1957 का है। और जे.बी.के. राव समिति 1985 का है। अब बताइए आंसर क्या होगा। सबसे पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर आपका 2 होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। हाँ, अशोक मेहता बिल्कुल सही है, 1977, 1978, 1978 है, 1986, 1957, 1985, बिल्कुल सही है सौर्य। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो बाद में जब ये जोड़ा गया तो 10 जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में 11 है। वर्तमान में शिक्षा का अधिकार 11वां आपका सबसे अंत में जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है क्या, बताइए कौन सा संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142, ग्राम पंचायत, क्या ये मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायत नहीं। राष्ट्रीय ध्वज है और किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। वन प्राणी का संरक्षण और राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण। तो आंसर क्या होगा, डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज भी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 143, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। 3 ही शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं, उप मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। ये कथन क्या हुआ, गलत हो गया। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरा है संघ सरकार की मंत्री की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके लोकसभा की कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये कौन से संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हुआ है ये बताना है। बताइए किस संवैधानिक संशोधन के तहत ये बात कहा गया कि पीएम सहित यानी पीएम को मिलाकर के लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कहा गया है। केवल और केवल कौन सा सही है, 2 सही है। केवल और केवल 2 सही है। आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। बी सबका सही है, बी है, बी। सौर्या है, बसंती है, पूजा है, विनीता, विपिन, चलिए बिल्कुल सबका सही है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, किस अधिनियम के तहत बिहार एक पृथक राज्य बना था? अच्छा, 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और 1935 के तहत बिहार एक पृथक राज्य बना था, 1935 के अधिनियम के तहत। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सांप्रदायिक का नींव किस अधिनियम में रखा गया था? 1909 के अधिनियम के तहत नींव रखा गया था, ठीक है, जिसमें मुस्लिम के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो लागू किया गया था, 1909 के तहत ही लागू किया गया था। महिला और मजदूर के लिए 1935 में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन की, ठीक है, महिला और मजदूर के लिए। क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 145 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्री की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया है? आगे क्वेश्चन जो पूछे थे बताइए। क्वेश्चन नंबर 145, कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं? तो आपके 106 संशोधन हो चुके हैं। लास्ट वाला 99 के बाद हम दिखाए हैं आपको। 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106 कल ही लिखाए हैं सर। बताइए क्या होगा? चलिए, किसमें है? 91 संवैधानिक संशोधन। 91 संवैधानिक संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई है। तो आंसर क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा आपका। 91 संवैधानिक संशोधन, ठीक है। 91। 99 क्या था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, जिसे कि रद्द कर दिया गया था। एकमात्र अधिनियम संशोधन जिसे कि बाद में रद्द किया गया वो 99 संवैधानिक संशोधन था। 99 संवैधानिक संशोधन था जिसे बाद में रद्द किया गया। आंसर क्या होगा? 91 संवैधानिक संशोधन 2003। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख, ना कि संवैधानिक होते हैं। हमारे देश के राजनीतिक प्रमुख कौन होंगे? प्रधानमंत्री ही होंगे। वास्तविक शक्ति का यूज कौन करेंगे? यही करेंगे। कौन सा अनुच्छेद इनसे संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 74 और 75 संबंधित है। 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। और 75 में कहा गया कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा किसमें कहा गया? 75 में कहा गया। फिर 76 में महान्यायवादी है। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी 91 संवैधानिक संशोधन होगा, ठीक है। 87 है और 83 है। 87 हालांकि आपका 2000 जो जनगणना था 2001 का जो जनगणना था उसके लिए आपका 87वां संवैधानिक संशोधन था। खैर वो तो पुराना हो गया, उससे क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। 83वां संवैधानिक संशोधन जो 2000 का है, 83वां संवैधानिक संशोधन, इसमें अरुणाचल प्रदेश में जनजाति के लिए पंचायत में आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। 146, बिहार विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? और अनुसूचित जनजाति भी होगा, अगर जाति पूछा है तो जनजाति भी पूछेगा। जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है ये भी बताना है, साथ में ये भी बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल कितनी सीटें हैं बिहार विधानसभा में? 243 सीटें हैं। कितनी? 243 सीटें हैं। 243 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित है। 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। एससी के लिए 38 सीटें हैं। एससी के लिए कितनी? 38 सीटें हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए 38 सीट सही आंसर हो जाएगा। 38 सबका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। ए सबका आंसर है।
क्या बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है? बिल्कुल है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी विधानमंडल का दोनों हिस्सा यहाँ पे उपस्थित है, दोनों सदन यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, टोटल सीटें कितनी है? टोटल आपकी 243। बिहार विधान परिषद के लिए कौन सा कथन सच है, सत्य है, ये बताना है। साउंड साउंड जा रहा है। बिहार में विधान परिषद का गठन 7 फरवरी 1921 को हुआ, जिसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित थे, जिसमें उड़ीसा सम्मिलित था, ना कि पश्चिम बंगाल सम्मिलित थे। आवाज आवाज अब जा रही है, आवाज जा रही है। चलिए, दूसरा क्या है? कुल सदस्य का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। बिल्कुल, विधान परिषद में 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, इसका हम लिखाए थे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 लिखाए थे, जिसमें 1/6 राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, वर्तमान में बिहार विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या 95 है। गलत है, आप लोग बताइए कितना है? बिहार विधान परिषद में कितनी सदस्य की संख्या है? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन है? सही आपका बी है, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 75 सीटें है, 75 सीटें है। क्लियर है? 75 सीट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये पूछा है। अच्छा, आंसर आ गया। पटना किस कलर में है? रेड कलर में है। पटना प्रमंडल यहाँ पे है, देखिए पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। ठीक है, बक्सर, रोहतास, कैमूर, पटना, नालंदा और भोजपुर आपका इसमें शामिल है। जहानाबाद शामिल है? नहीं, जहानाबाद इसमें शामिल नहीं है। रोहतास है और आपका नालंदा शामिल है। रोहतास है, नालंदा, नालंदा है, पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर शामिल है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका सारा प्रमंडल दिया हुआ है, सारा प्रमंडल दिया हुआ है। हम सिर्फ आपको अभी पटना प्रमंडल का दिखाए हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सा होगा? जहानाबाद। जहानाबाद इसमें शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहानाबाद किसमें शामिल है? तो मगध में है। किसमें है? मगध में है। यहीं पे जहानाबाद है, यहीं पे जहानाबाद है। पटना नालंदा के नीचे ही जहानाबाद है। और ये किसमें है? ये क्षेत्र आपका आता है मगध में। किसमें आएगा? ये क्षेत्र आपका मगध में आ जाएगा, मगध प्रमंडल में। चलिए, आंसर क्या हुआ? सी सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका। सी गलत है, क्योंकि मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने समय का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है।
150 बिहार में ग्राम सभा के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा है, ग्राम सभा के गठन के लिए 250। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा सी। 138 का बी, 138 क्षेत्रीय दल के रूप में बी में क्या है? लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता हो, 6% वोट प्राप्त करता हो। ये लाइन तो सही है, ये लाइन सही है, लेकिन उसमें भी विधानसभा है तो वो भी आपका सही नहीं है, सिर्फ लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में 6% वोट हो तथा उस राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत प्राप्त हो। ठीक है, 2 सीटों पर जीत प्राप्त हो। यहाँ पे लोकसभा में 1 सीट हो जाएगा, लोकसभा में 1 सीट हो जाएगा, लोकसभा में 1 सीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा दिए हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, गलत है। चलिए, तो पॉलिटी का आपका क्लियर हुआ ना? 150 क्वेश्चन पॉलिटी का क्लियर हो गया।